नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्ज़ाम पे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो आपका भूगोल या फिर ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। बोला जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना नंबर का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। किसके बाद? सबसे पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि में है रूस, दूसरा पे कनाडा है, तीसरा पे चीन है, चौथा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा पे ब्राज़ील और छठा पे ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे अपना प्यारा भारत हिंदुस्तान है ना। रूस जो है यूरेशिया में है, मतलब उसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में है और कुछ एशिया महाद्वीप में, इसलिए यूरेशिया हम बोलते हैं। कनाडा है जो उत्तरी अमेरिका में है ना। चीन है जो एशिया महाद्वीप में। संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, उत्तरी अमेरिका में है। ब्राज़ील है जिसको लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में महाद्वीप है ना। और भारत भी एशिया महाद्वीप में। बोला जाता है भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है या वर्ग किलोमीटर है ना, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। तो पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा कि भारत कौन सा गोलार्ध में है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है ना। पूर्वी गोलार्ध में क्यों बोलते हैं कि जो ग्रीन बीच जो लाइन है जहाँ से पास करता है उसके पूर्व में, इसलिए पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। और जो इक्वेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, उसके उत्तर में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो भारत के विस्तार को जानते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, तथा पूर्वी देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत का विस्तार उत्तर से जो दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर है ना। तो 32, 34, 29, 33 ऐसे करके याद रखिएगा, आसानी से याद होगा। फिर आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट तथा उत्तर बिंदु पैमेरियन गांठ में इंदिरा कॉल है ना। तो बोला जाता है कि भारत का जो सबसे दक्षिण का जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार में है कौन सा? इंदिरा पॉइंट है ना। और उत्तर में, सबसे उत्तर में इंडिया का जो कौन सा पॉइंट है, तो वो है आपका पैमेरियन घाट है, जिसको इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। पूर्वोत्तर में सबसे है जो भारत के सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है, तो अरुणाचल प्रदेश में बालांगू एक जगह है ना। तो बालांगू सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। जबकि पश्चिमतम बिंदु है जो कच्छ के रण में है, सर क्रिक रेखा जहाँ से पास करता है, स्टार्ट होता है, वो सर क्रिक है ना। तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन हो गया? सर क्रिक। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कर्क रेखा पर से पास होने वाले टोटल 8 राज्य है ना। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ याद रखिए या पूर्व से पश्चिम की तरफ है ना। तो एक बार हम आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ बताते हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। अब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बताते हैं। तो सबसे पहले आता है मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात है ना। तो ये 8 राज्य से भारत में कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा है जो आपका इक्वेटर या भूमध्य रेखा से कितना नॉर्थ में है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में है ना। अब देखिए, रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए भारत का वो किस राज्य का राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो रांची है ना। भारत के मतलब रांची जो है सबसे नज़दीक में है कर्क रेखा से ना। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है ना। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर। जबकि विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसका है? चीन का है ना। चीन का जो मतलब जो आपका लैंड बॉर्डर है या फिर भूमि सीमा है, वो सबसे बड़ा है। कितना? 24,000 किलोमीटर है ना। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है ना। और तो बांग्लादेश के लगता है। तत्पश्चात चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ भारत की, उसके बाद किसका आता है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा रेखा बांग्लादेश, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। भारत के जो सबसे छोटी सीमा रेखा है वो कौन सा देश के साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है ना। फिलहाल वो पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये वाला हिस्सा है ना। परंतु वास्तव में सबसे छोटी सीमा है जो भूटान के साथ आता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया अफगानिस्तान जो है वो पीओके में आता है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो भारत का डायरेक्ट
लिंक नहीं है। इसीलिए तो भारत है जो ईरान में एक चाबहार पोर्ट बनाया है ना, चाबहार बंदरगाह, जहाँ से कि भारत कोई भी सामान को अफगानिस्तान में क्या बोलता है, ईरान के रास्ते अपने सामान को पहुंचा सकता है ना। आपको इसके एक ट्रिक है, ठीक है। मेरा बचपन का सपना था MBA करना, तो आप इसमें क्या बोले आपको, मेरा बचपन का सपना था MBA करना, तो बचपन याद रखिएगा और MBA याद रखिएगा। तो देखिए बचपन बोलते हैं तो पहले ब से बांग्लादेश हो गया, च से चाइना हो गया है ना, प से पाकिस्तान हो गया, अन्ना से नेपाल हो गया, बचपन हो गया, और MBA, M से होता है म्यांमार, B से होता है भूटान, और A से होता है अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान के साथ भारत का अगर सीमा पूछा जाए तो 106 किलोमीटर है। भारत में मुख्य भूमि की तट रेखा कितना है, 6100 किलोमीटर, है ना। जो मुख्य भूमि जहाँ पर मतलब जो भारत का है ना उसको, जबकि द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसकी जब सीमा को भी जोड़ दिया जाता है तो 7516 किलोमीटर है। या मोटा मोटी इसको डायरेक्ट कुछ लोग 7500 कभी कभी एग्जाम में भी आता है, या आपका ये जो एग्जैक्ट डेटा है 7516 किलोमीटर वो आता है ना। तो बोला जाता है कि भारत के मुख्य भूमि का जो सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा है, वो कितना है 6100, जबकि जो द्वीपों का जो मिला दिया जाए सीमा रेखा है ना, तटीय सीमा रेखा में, तो कितना हो जाता है 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर मतलब 7516 किलोमीटर। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए गुजरात की तटरेखा क्यों है, गुजरात का समुद्र से सीमा सबसे लंबा क्यों है। आप गुजरात के मैप को देखिएगा तो आपको देखकर कुछ लगेगा कि M टाइप का मैप बनता है ना, वहाँ पे जो गुजरात है वो M टाइप का वहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसका तटरेखा सबसे लंबा होता है। बाकी सभी का एक ही साइड में है ना, कटाव ज़्यादा है गुजरात के अंदर, इसलिए उसका सबसे सीमा रेखा लंबा है। उसके बाद है आपका देखिए दूसरा स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश आता है ना। आंध्र प्रदेश का राजधानी आप जानते ही हैं अमरावती है ना, और तेलंगाना का हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक साथ था है ना, 2014 में दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। बोला जाता है समुद्र से किस राज्य की तटरेखा है जो सबसे छोटी लगती है, तो वो कौन सा राज्य है, गोवा का। तो देखिए सबसे गुजरात का जो मतलब लगता है वो कौन सा है, गुजरात हो गया है ना। गुजरात में समुद्र तट को क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र बोलते हैं। गोवा और महाराष्ट्र में समुद्र, गोवा और महाराष्ट्र, देखिए आपको हम पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे है ना, दक्षिण होते हुए। तो देखिए सबसे पहले गुजरात मिलता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र मिलता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा मिलता है, गोवा के बाद कर्नाटक मिलता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है ना, और फिर आपका उड़ीसा है, फिर बस पश्चिम बंगाल है। तो देखिए समुद्र तट गुजरात में कौन सा हो गया, सौराष्ट्र। फिर गोवा में कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। गोवा महाराष्ट्र में कोंकण बोलते हैं, कर्नाटक में कनारा बोलते हैं ना, केरल में मालाबार रीजन आता है, तमिलनाडु में कोरोमंडल बोलते हैं ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उत्तरी सरकार बोलते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा। तो अब पूछा जाता है कि मालाबार और कोंकण है ना भारत के पश्चिमी तट पर है, जबकि उत्तरी कोरोमंडल और उत्तरी सरकार भारत के पूर्वी तट पर है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ बोलते हैं। और भारत बांग्लादेश के बीच में भी जो रेखा है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, देखिए जब भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान जो था ना वो दो पाकिस्तान था। अभी जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, और जो अभी का बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। मतलब भारत के पश्चिम में भी पाकिस्तान था और पूर्व में भी पाकिस्तान था। तो जो भारत के जो अंग्रेज़ जो बंटवारा किए थे, जिनको ये मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनाने का रूल बनाया गया था है ना, हेड बनाया गया था, उनके नाम पे है ये रेड क्लिफ रेखा नाम रख दिया गया है। तो 1971 में है जो बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जब उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को दो टुकड़ा में तोड़ दिया है ना, पाकिस्तान को माफ़ कीजिएगा, दो टुकड़ा में तोड़ दिया है ना। और पाकिस्तान जब दो टुकड़ा में बना तो पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से जाना गया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना गया, जिसका राजधानी ढाका हुआ। ठीक है, तो यही तो कारण फिर क्या हो गया, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा तो बाउंड्री को रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। भारत चीन की सीमा को भी हम लोग बोलते हैं मैक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है ना। भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जानता है, मैक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो बातें जानिए, एक होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LOC एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LAC है ना। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, LOC कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है
जो आपका अस्थाई सीमा, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना, कि जिसके आर पर दोनों का सेना नहीं हो सकता है। और भारत चीन के बीच अस्थाई सीमा को, भारत और चीन की अस्थाई सीमा को क्या बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर, उसको बोलते हैं LAC। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म समझ जाएगा कि जब हम लोग LOC के बारे में बात करेंगे तो समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान का बात हो रहा है, और जब LAC का बात करेंगे तो भारत और चीन का बात हो रहा है ना। तो दोनों के बीच में जो अस्थाई लाइन है वो फिक्स लाइन नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज़ को लेकर भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान को लेकर सीमा विवाद है ना। तो इसके लिए जहाँ पर दोनों का फौज आगे पीछे दोनों तरफ खड़ा है लाइन के, तो उसको नाम से क्या बोला गया, आपका जो भारत पाकिस्तान के बीच है लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और भारत और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, नहीं तो समुद्र तट पर है ना। तो देखिए इसमें कितना हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय इतना स्टेट हो गया है ना। टोटल जो 5 राज्य है भारत का, कितना, 5 राज्य है जिसका बाउंड्री ना तो समुद्र से टच करता है और ना ही आपका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश से टच करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब क्या हो गया कि उसका सीमा है जो दूसरे देश से लगता है। जैसे बिहार का देखिए लगता है, बिहार क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन इसका सीमा नेपाल से लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है आपका। जहाँ इसका लगता है उत्तर प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सीमाएं बनाती है। तो भारत में देखिए सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश का ही है। कौन कौन सा राज्य से बनाता है देख लीजिए यहाँ पे, है ना। उत्तराखंड है आपका, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, उसके बाद है आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है ना, और साथ में एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल है ना। तो देखिए टोटल 9 राज्य से है, मतलब जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश को लेकर 9 लेकर मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से आपका उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, और साथ में एक जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल के साथ है ना। बहुत ही बड़ा राज्य है भारत में। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए है ना, तो मतलब आपका भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश एक आता है, और जनसंख्या की दृष्टि में तो बेशक कुछ कहना ही नहीं है, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश है ना। वो लगभग इसका 20 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। फिर देखिए जल विभाजक जो स्थिति है भारत के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला 8 डिग्री चैनल, तो बोला जाता है 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है। तो 8 डिग्री जो चैनल है ना, जैसे ही बोलेगा 8 डिग्री चैनल किसके बीच में सीमा बनाता है, तो मालदीव एक देश है जिसका, मालदीव बहुत ही खूबसूरत देश है ना। और तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो सीमा है उसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। लक्षद्वीप से मालदीव का लगभग जो दूरी है वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। कितना, 700 से थोड़ा ज़्यादा है कुछ है ना, तो 700 किलोमीटर के आसपास है। मालदीव बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही छोटा देश है। यहाँ लगभग 400 आइलैंड है ना, आइलैंड उसको बोलते हैं या द्वीप है, जो चारों तरफ जो भी जगह पानी से घिरा रहता है उसको आइलैंड या द्वीप बोलते हैं ना। तो मालदीव का राजधानी है जो माले है ना। बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर आपका शादी ब्याह हो तो मतलब अगर संभव है तो आप यहाँ घूमने जाइए, हनीमून मनाने जाइए, दोस्तों के साथ जाइए है ना। वहाँ का पानी बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे या एक्टर एक्ट्रेस जाते रहते हैं घूमने के लिए, और आम आदमी भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके बाद है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है जो कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में, जो भारत का 2 द्वीप है ना, लक्षद्वीप में ये दोनों द्वीप आता है, कावारत्ती और मिनिकॉय द्वीप। तो उसके बीच का जो बाउंड्री बनाता है उसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल है जो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार है ना। अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग द्वीप समूह है ना। कहाँ पे है ये आपका, अगर पूछ दिया जाए इसका लोकेशन, अंडमान और निकोबार कहाँ है, तो ये है आपका बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में है। जबकि लक्षद्वीप कहाँ पे है, आपका अरब सागर में है ना। तो देखिए 10 डिग्री जो चैनल हुआ वो अंडमान और निकोबार में हुआ। तो अंडमान और निकोबार में 2 अलग अलग द्वीप समूह है, तो इसके बीच में जो बाउंड्री बनाता है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। फिर डंकन पास है ना। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच का जो रास्ता है या जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, डंकन पास के नाम से जानते हैं। कोको है ना, कोको है जो कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच का जो सीमा है उसको बोलते हैं कोको बोलते हैं। फिर ग्रैंड चैनल है ना, ग्रैंड चैनल किसको डिवाइड करता है, आपका ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से है ना। सुमात्रा एक इंडोनेशिया का द्वीप है ना, बहुत बड़ा द्वीप है। तो इसके बीच में सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में जो बाउंड्री बनाता है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल बोलते हैं। भारत के
दक्षिण में हिंद महासागर। अगर पूछा जाए देखिए भारत का दक्षिण में क्या है तो हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। देखिए जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों हिंद महासागर का ही हिस्सा है। लेकिन हम लोग देखिए कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए और समझने के लिए या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, साइंटिस्ट लोग हैं या फिर जो एजुकेशनलिस्ट लोग हैं उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं ना। तो हमारा जो आपका उसके बहुत सारा रीजन है ना। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर पढ़ते हैं यूपीएससी में या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं या मास्टर डिग्री किए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से इस पर पकड़ होगा, है ना। ये तो हम सिर्फ आपको मोटा मोटी समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों हिस्सा है। तो देखिए भारत के दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, पूर्व में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में पश्चिम में क्या है अरब सागर। तो आप बताइए बंगाल की खाड़ी में भारत की कौन सी 2 महत्वपूर्ण नदियाँ अपना वाटर को डिस्चार्ज करता है या पानी को वहाँ पर गिराता है ना। तो देखिए एक गंगा हो गया और दूसरा क्या बोलता है ब्रह्मपुत्र है ना। देखिए भारत पर श्रीलंका के बीच 2 समुद्र है, एक तो देखिए पाक की खाड़ी है और दूसरा मन्नार की खाड़ी है ना। तो बोला जाता है पाक की खाड़ी है किसके बीच में है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, और मन्नार की खाड़ी भी किसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में। तो देखिए पाक स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है ना। पाक स्ट्रेट है जो किसको जोड़ता है पाक की खाड़ी को जोड़ता है और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है, जब हम लोग पाक से बोलते हैं ना तो पाक से देखिए कभी कभी न्यूज़ में बोलता है पाक का आतंक जो है फिर से भारत में आतंकवादी फिर से घुसने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम पाक का मतलब समझते हैं पाकिस्तान को, है ना। लेकिन नहीं, जब यहाँ पर पाक स्टेट का बात होगा तो समझिएगा कि एक पाक जो अंग्रेज का नाम था, है ना, तो उसके नाम पर इस जगह को पाक बोला गया है, ठीक है। तो पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी कौन जोड़ता है पाक स्टेट। गुजरात खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा है। तो बोला जाता है कि खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कौन सा राज्य के नज़दीक है तो गुजरात के, है ना। भारत के पास कुल 572 द्वीप है ना। भारत के पास कितना है 572 द्वीप। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो गया अंडमान निकोबार। अंडमान में 325 द्वीप हैं जिनमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा है ना। तो अंडमान देखिए है अंडमान में सबसे ज़्यादा है कितना 325 द्वीप, जिसमें सबसे बड़ा कौन है तो मध्य अंडमान। और निकोबार में कितना मात्र 24 द्वीप है ना। और लक्षद्वीप में कितना है तो 35 द्वीप है ना। उसके बाद है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर क्या है रामेश्वरम है। तो पूछा जाता है पंबन द्वीप पर क्या है तो रामेश्वरम है। फिर बोला जाता है बंगाल की खाड़ी में क्या है तो सुंदरबन डेल्टा है ना। सुंदरबन डेल्टा में न्यू मुरे द्वीप भी है ना। तो न्यू मुरे द्वीप है जो कहाँ है बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ पे सबसे नज़दीक में सुंदरबन डेल्टा में, है ना। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए जाना जाता है वर्ल्ड में तो 2 चीज़ के लिए जाना है। सबसे पहला जाना जाता है मैंग्रोव वन के लिए जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है ना। और दूसरा आप जानते ही हैं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यह रेत से निर्मित है ना। तो न्यू मोरे द्वीप किससे बना रेत से निर्मित है तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में आ गया है ना। तो एक भयानक स्थिति है, वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको दिक्कत होगा, है ना। तो भारत को इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए क्या होगा, अगर आप इंसान हैं तो कोशिश कीजिए पेड़ लगाइए। और दूसरा सिर्फ कोशिश मत कीजिए पेड़ लगाने की, कोशिश कीजिए उस पेड़ को अच्छे से कम 2-4-5 साल तक देखभाल कर सके, है ना। भारत को उसकी जिस तरीक़ा से हम लोग को हमारे मम्मी पापा देखभाल करते हैं, भारत को उनकी भिन्नताओं और विशालता के कारण उप महाद्वीप कहा जाता है ना। तो भारत को उसकी भिन्नताओं और विशालता के कारण क्या कहा जाता है उप महाद्वीप कहा जाता है। फलौदी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया है ना। तो बोला जाता है कि वैसे भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा जिला है तो आपका श्रीगंगानगर जिला है, वो कहाँ पे पड़ता है राजस्थान में। लेकिन बोला जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है तो फलौदी जो राजस्थान का ही एक जगह है, कितना 51 डिग्री सेल्सियस। कारगिल सेक्टर में स्थित जो आपका है ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है ना, कितना -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर किया गया। हम देखिए मानसीराम जानते हैं, है ना, मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। कितना यहाँ पे वर्षा होता है 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ना। तो जो बोला जाता है कि मेघालय की एक जगह चेरापूंजी और क्षेत्र का जो मानसीराम है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है पूरे विश्व में, है ना। कितना होता है एक साल में लगभग 1100 सेंटीमीटर वार्षिक होता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय के जो आपका कैपिटल है ना, वहाँ पे जब पानी का दिक्कत हो जाता है तो सोचिए एक ऐसा स्टेट जहाँ पर उसके अंदर कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पर सोचिए बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, ठीक, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। लेकिन उसकी जो राजधानी है, ठीक है,
वहाँ पे सोचिए पानी का दिक्कत हो जा रहा है, तो सोचिए मतलब ये प्रकृति का क्या करिश्मा है, कुदरत का, है ना। आगे बात करते हैं हमें लेह लद्दाख, है ना। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सबसे कम है, 6 सेंटीमीटर वार्षिक दर्ज किया जाता है। तो जो लद्दाख का जो जगह है लेह में सबसे न्यूनतम बारिश होता है। तो बोला जाता है भारत में सबसे कम वर्षा किस जगह पे होता है, तो लेह में, और सर्वाधिक तो आपका चेरा मानसीराम में बताई है ना। लेह में कितना होता है, 6 सेंटीमीटर वार्षिक। कहाँ पे, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 3 और समुद्र का होना भारतीय जलवायु की विशिष्टता प्रदान करता है। तो बोलता जाता है कि भारत का जो जलवायु है, कैसा जलवायु है, तो ये आप जानते होंगे। अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसा है, तो मानसूनी जलवायु है, मानसून यहाँ का जलवायु है ना। तो यहाँ पे देखिए सब एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या बताएं, भारत के 3 तरफ समुद्र है ना, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में, तथा उत्तर में क्या है, नेपाल, उत्तर में हिमालय है ना, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज हिमालय। इस तरीक़ा से एक देशभक्ति गाना था, आपने जरूर सुना होगा, है ना। दक्षिण में चरणों को धोता सागर है, सम्राट है, ऐसा कुछ है ना। और बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इसमें शायद था, मुझे कंप्लीट तरीक़ा से याद नहीं है, बट आपने कभी सुना होगा इस चीज़ को, है ना। तो भारत की खूबसूरती को इस गाने के माध्यम से दिखाया गया है ना, जो होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्या बताएं आपको कि दक्षिण में 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है भारत, है ना, जबकि उत्तर में इसका क्या है, हिमालय है। तो ये भारत के जो जलवायु है इसको खूबसूरत बनाता है। जलवायु और आपका मौसम में क्या अंतर होता है, आप जानती होंगे, है ना। जलवायु उसको बोलते हैं जो किसी एक जगह के मतलब मौसम को लंबे टाइम तक के मौसम का जो औसत निकाला जाता है, उसके बेसिस पे जलवायु के बारे में बताते हैं, है ना। और मौसम जो है वो डे टू डे वहाँ के जो आपका वेदर कंडीशन है उसको जो चेंजेज होता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेज होता है ना, उसको बताया जाता है। अब देखिए भारत का 11% जो है भाग है वो क्या है, पर्वतीय। भारत का 11% भाग क्या है, पर्वतीय। 18% भाग क्या है आपका, पहाड़ी है। और 28% भाग क्या है, पठारी है ना। और 43% भाग क्या है, मैदानी। भारत का जो 43% भाग है जो क्या है, मैदानी है, और 28% भाग है जो पठारी है। कभी कभी बुक में, कुछ बुक में आपका पहाड़ी और पर्वतीय एक साथ मिलाकर लिख देता है, ठीक है ना, कि 29% है आपका, ये आपका 29% पर्वत है, 28% आपका जो है ये आपका पठारी है, और 43% जो है मैदानी है ना वो। अब देखिए भारत के सबसे बड़े राज्य, तो सबसे बड़े राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं, उसमें पहला नाम है राजस्थान का, है ना। पहला कौन हो गया, राजस्थान। दूसरा नंबर पे कौन है, यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 3,42,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, या स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3 लाख आपका है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, इसका कितना है, 3,07,000 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर है। फिर चौथा में उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश चौथा नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है, 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अब देखिए भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन हो गया, गोवा हो गया, है ना। दूसरे नंबर पे सिक्किम हो गया, तो याद कीजिएगा सिक्किम से भी छोटा गोवा है ना। तीसरे नंबर पे कौन है, त्रिपुरा है। चौथे नंबर पे कौन है, नागालैंड है ना। तो पूछा जाता है कि भारत का सबसे 4 छोटा राज्य कौन हो गया, पहला गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा नागालैंड। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 8,294 वर्ग किलोमीटर है ना। आंध्र प्रदेश का अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 8,294 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना, बोला जाता है अंडमान निकोबार है जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर या 32 वर्ग किलोमीटर है ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, 32 वर्ग किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के प्राकृतिक भाग को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। पहला देखिए आपको पर्वतीय हो गया, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना, क्योंकि पर्वत तो दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर में है, हिमालय, है ना। उसके बाद का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर का मैदान है ना, जिसमें आता है मेन रूप से कौन कौन आता है, मेन रूप से है उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो आपका मैदानी भाग में आता है। बाकी कुछ कुछ दूसरे राज्य का भी ये जगह है ना। तीसरा में आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पे है, तो राजस्थान में, है ना। तो थार का मरुस्थल आता है। चौथा नंबर पे है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में पूरा दक्षिण भारत आता है ना। उसके बाद है समुद्रीय मैदान, है ना। समुद्री मैदान क्या है, देखिए एक पट्टी के जैसा आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पे जो है ना, पठारीय भाग के बाद
तट से मतलब कुछ किलोमीटर तक एक पट्टी के जैसा चौड़ा है ना, जो बहुत ही मैदानी भाग है, समुद्री तटीय मैदानी भाग, यहाँ पे फसल अच्छे होते हैं, है ना। तो देखिए आप उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं। हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की यूरेशियन प्लेट्स के टक्कर के फलस्वरूप हुआ था। तो हिमालय का उदय कहाँ पे कैसे हुआ था? 70 लाख वर्ष पूर्व जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो उसके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के स्थान पर प्रारंभ में क्या था? टेथिस नामक समुद्र था। तो बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि जिस जगह पर आज हिमालय है उस जगह पर जब हिमालय नहीं था तो क्या था? तो टेथिस सी था। तो बोला जाता है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जब गोंडवाना लैंड जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो ये हिट किया, है ना। तो देखिए ये जो गोंडवाना लैंड है ना वो दक्षिण में पहले था, तो ये धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर में आ रहा है। क्या आपको पता है कि हमारा इंडिया अभी भी उत्तर की तरफ खिसक रहा है ना, लेकिन इतना स्लो तरीका से खिसक रहा है कि इसमें बहुत जो एक बड़ा चेंजेज आने में लाखों साल लग जाएगा, है ना। तो सोचिए राजस्थान की खारे झील है ना, इसी समुद्र का अवशेष है। तो बोला जाता है कि राजस्थान का जो कुछ खारा झील है वो किसका है? इसी समुद्र का। कौन सा समुद्र का? टेथिस जो समुद्र था जिस स्थान पर आज हिमालय है उसकी जगह पर जो पहले टेथिस से था, तो उसी का जो खारा झील है राजस्थान में वो हिस्सा था, अवशेष है ना। तो उसमें कौन कौन आता है? सांभर झील आता है, डिडवाना झील आता है, आना सागर झील आता है, पुष्कर झील आता है ना, लंकनसर है आपका, लूनकरनसर झील है आपका, है ना। तो ये याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कि सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में। डिडवाना झील भी कहाँ है? राजस्थान में, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में हिंदू कुश तथा भारत म्यांमार सीमा पर अराकान्या योमा हिमालय के ही दक्षिण विस्तार है ना। अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। तो देखिए क्या खूबसूरत बात लिखा है यहाँ पे, है ना। तो पश्चिम में कौन है? हिंदू कुश, है ना। पश्चिम में हिमालय का जो भाग है वो कौन सा है? हिंदू कुश है तथा भारत म्यांमार सीमा पर अराकान्या योम है ना। जो अराकान्या का जो पर्वत है वो भारत और म्यांमार के बीच में थोड़ा थोड़ा सीमा बनाने का भी काम करता है। तो ये कौन है? हिमालय के ही दक्षिणी विस्तार है ना, दक्षिण के विस्तार है, मतलब दक्षिणी भाग है। तो पश्चिम हो गया हिंदू कुश, और पूछ देता है अराकान्या जो है आपका भारत और म्यांमार के बीच में, तो ये किसका विस्तार है? हिमालय का ही, है ना। और अंडमान निकोबार जो है वो आपका देखिए समुद्र के बीच में ही डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ हिमालय का ही भाग है ना। उसके बाद देखिए उत्तर का मैदान दूसरा है। उत्तर का मैदान क्या है? ये विश्व के सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदानों में से एक है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सिल्ट में इसका निर्माण हुआ है ना। इस मैदान को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए पहला है आपका भाबर बोलते हैं, दूसरा तराई बोलते हैं, तीसरा बांगर बोलते हैं और चौथा खादर बोलते हैं, है ना। तो विश्व का सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदानों में से एक कौन है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सिल्ट से निर्माण हुआ जो मैदान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व का सबसे उपजाऊ। इसलिए देखिए हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, है ना। तो बोला जाता है कि आपका देखिए जो आपका मगध का इतिहास है उसके पहले से भी पाटलिपुत्रा और मगध को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब उस क्षेत्र का रहा है जहाँ पे देखिए पानी, देखिए इंसान सबसे पहले रहना उस जगह पे ही ना शुरू किया है जहाँ पे पानी अच्छा से उसको मिले, उसके बाद खाने पीने का चीज़ अच्छा से मिले, और तीसरा मौसम वहाँ का ठीक हो, है ना। चौथा मतलब वहाँ पे वो आराम से सब चीज़ जो रहने लायक ज़रूरी चीज़ है उसको मिल सके। तो जो मैदानी भाग है उससे अच्छा और खूबसूरत जगह कहाँ हो सकता है? यहाँ बारिश अच्छा होता था, पानी का उपलब्धता था, मतलब टेम्परेचर ठीक ठाक था, है ना, मौसम का कंडीशन अच्छा होगा इसलिए। तो ये हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आपका कि जो मैदानी भाग है उसमें 4 चीज़ है, भाबर, तराई, बांगर, खादर, है ना। तो सबसे पहले देखिए भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है। यहाँ पे आप फोटो में समझिए। तो देखिए भाबर किसको बोलते हैं? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ों पत्थरों से निर्मित है। इसका चौड़ाई कितना होता है? चौड़ाई होता है आपका आधा से 1 किलोमीटर होता है ना, 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होता है। जो भाबर होता है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ों पत्थरों से निर्माण होता है। तो नदी द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाता है वो क्या होता है? दोनों तरफ छोड़ते जाता है ना, तो जितना दूर तक वो फैलाएगा उतना दूर तक फैलता जाएगा। तो ये आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर मतलब 500 मीटर से 1000 मीटर तक चौड़ा होता है। दूसरा होता है तराई, या भाबर के आगे का क्षेत्र है जो पर्वत पद के समानांतर विस्तृत होता है। तो बोलता है कि देखिए ये क्या होता है? पर्वत पद के समानांतर विस्तृत होता है। भाबर के जो आगे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। इसका जो औसत इकाई है वो कितना आपका 50 किलोमीटर तक फैला होता है ना, 50 किलोमीटर तक फैला होता है। गोरखपुर से तराई पीलीभीत तक
गोकुलपुर की तराई का विस्तार है ना 700 किलोमीटर तक है। तो देखिए आपका है गोरखपुर में जो तराई है वो पीलीभीत तक आपका विस्तार है इसका कितना 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद देखिए तराई नाम भूमि होता है, तराई जो कैसा होता है नम भूमि होता है जहाँ सघन वृक्षारोपण होता है। नम भूमि का मतलब क्या हो गया, वहाँ आर्द्रता होगा, वहाँ के मिट्टी में क्या होगा मतलब नमी होगा है ना, तो नम भूमि बोलते हैं उसको। बांगर है, देखिए बांगर किसको बोलते हैं, तराई से आगे का भूभाग है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्मित होता है ना। इसको दोमट भी बोलते हैं। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। पंजाब से यूपी तक का बांगर विस्तार है ना। पंजाब में बांगर को धाया कहते हैं, तो बोला जाता है कि बांगर मिट्टी को धाया कहाँ बोलते हैं, तो पंजाब में बोलते हैं खादर। देखिए यह है आपका यह बांगर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है ना, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी भी निर्मित हो रहा है ना। तो बिहार और बंगाल का खादर प्रदेश होता है ना। तो बांगर देखिए जो है बांगर और खादर जो है मतलब एक तरह के दोनों सिल्ट है, लेकिन एक पुराना हो गया उसको बोलते हैं बांगर बोलते हैं, और जो नया वाला होता है नया सिल्ट होता है उसको खादर बोलते हैं ना। तो ये कहाँ पे है आपका देखिए बोला जाता है कहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो बिहार और बंगाल में, क्योंकि देखिए बिहार और बंगाल में है जो डाउन प्लेन है, मतलब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में यहाँ की ज़मीन है जो क्या है नीचे है। तो यहाँ पे जो आता है हमेशा पानी अगर जब ज़्यादा आता है तो यहाँ पे फैलाते जाता है ना, तो उससे क्या होता है खादर भूमि का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं थार का मरुस्थल के बारे में। तो देखिए राजस्थान में अरावली के पश्चिम में का जो क्षेत्र है उसको मारवाड़ कहा जाता है ना। यह थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। इस क्षेत्र में औसत बारिश वर्षा कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो बोलता है थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है ना। तो देखिए इस क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं मारवाड़ बोलते हैं, और विख्यात किस लिए, तो मारवाड़ी व्यापारी के लिए ज़्यादा जाना जाता है ना। मारवाड़ी व्यापारी क्या होता है बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। फिर आपका यहाँ पे कौन कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर है ना, जो जोहर तथा खेजड़ी के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव लाया है ना। तो इंदिरा गांधी नहर है जो क्या बोलता है कि राजस्थान के जो आपका मरुस्थल है उसमें जान फूकने का काम किया है, और सबसे ज़्यादा क्या है जोहर और खिजरी का जो वृक्ष है उसके कारण इस क्षेत्र के परिदृश्य में क्या आया बदलाव आया, मतलब पहले से इसका स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है या हुआ है ना। उसके बाद देखिए दक्षिण का पठार, यह एक देखिए विशाल पठार है जो विश्व का प्राचीनतम भूभाग है ना। तो दक्षिण का पठार जो बोला जाता है वो क्या है विश्व का प्राचीनतम पठार में से एक है और विशाल भी है ना। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्योंकि गोंडवाना लैंड ही ये था है ना, बाद में ना ये स्ट्राइक किया, तो उत्तर वाला तो क्या हो गया, उत्तर वाला जो हिस्सा है वो आपका पर्वत बना लिया, हिमालय पर्वत बना लिया है ना 33 को ख़त्म करके, लेकिन दक्षिण वाला भाग तो वैसा का वैसा रहेगा है ना। तो देखिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड है। नर्मदा के उत्तर के अनेक पहाड़ भी इसी पठार के अंग है ना, जैसे अरावली, सिंधु है ना, विंध्याचल, अरावली, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, यहाँ पे सिंधु नहीं है, गलती से मुँह से बोल दिया है ना। अरावली हो गया, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, और राजमहल की पहाड़ियाँ है ना। ये सभी क्या है, ये सभी का सभी जो है दक्षिण के पठार का हिस्सा है ना। तो देखिए अरावली जो है बोला जाता है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है ना। तो बोला जाता है अरावली जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो अरावली है ना। दक्षिण का पठार काली और लाल मिट्टी से निर्मित है। तो दक्षिण का पठार कैसा है, काली और लाल मिट्टी के कारण है ना, इसलिए जब आप इधर घूमेंगे तो यहाँ का मिट्टी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो जैसा मिट्टी है वैसा नहीं मिलेगा, काली मिलेगा और लाल मिलेगा है ना। तो किसके कारण है, पठारी मिट्टी है ना। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण यहाँ गेहूँ, कपास और गन्ना का खेती उपजाऊ खेती के लिए मतलब उपजाऊ भूमि है ना। तो काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल अच्छा से होता है, तो गेहूँ होता है, कपास होता है ना, गन्ना होता है ना। गन्ना एक ऐसा फसल है जिसमें सबसे लंबे टाइम तक मतलब उसमें लगभग 1 साल लगता है उसके प्रोडक्शन में है ना, और इसमें पानी भी ज़्यादा चाहिए। और कपास जो है वो क्या होता है अगर उसके फसल को है ना कपड़े मतलब बोल सकते हैं आप लोग, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ जो है कॉटन इंडस्ट्री है ना, कॉटन इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कपास। और गेहूँ जो गेहूँ के लिए फसल के लिए देखिए क्या होता है, मौसम ठंडा होना चाहिए है ना। तो एक अभी आपका रबी क्रॉप भी है, जो गेहूँ है वो रबी क्रॉप है। इसके फसल के लिए कैसा होता है 25 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, मौसम ठंडा होना चाहिए है ना। बोला जाता है जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही अच्छा होता है ना, लेकिन फसल कटने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा गर्मी होना ज़रूरी है। उसके बाद ये तो अलग बात है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे है ना। यह पठार खनिजों के लिए भी जाना जाता है। तो देखिए बोला जाता है कि जो हमारे गोंडवाना लैंड का जो पठार है, यह भारत के दक्षिण भाग का जो पठार है, दक्षिण
भाग का जो पठार है वो किसके लिए जाना जाता है, तो आपको खनिजों के लिए भी जाना जाता है ना। इसमें बहुत सारा खनिज है, देखिए आपका है ना, कोलार का जो है माइंस है ना, वो आपका किसके लिए जाना जाता है, सोना के लिए जाना जाता है ना। बहुत सारा माइंस है आपका, देखिए जमशेदपुर है जो आपका झारखंड में है ना, उसको स्टील सिटी बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है, उधर आपका स्टील का माइनिंग होता है ना, वह स्टील का नहीं, लोहा का माइनिंग होता है ना, इसीलिए वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज है ना। तो मतलब जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब उसके पास माइनिंग आसपास में होगा, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता होगा, मतलब उस आपका जो खनिज को लाने में है सस्ता होगा, है ना। कोयला इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा है आपका, हमारा जो पठार वाला भाग है भारत का, उसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र है ना, भारत के पश्चिम में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। तो भारत के पश्चिम में बोला जाता है ताप्ती से कन्याकुमारी, है ना। तो बोला जाता है कि देखिए भारत के जो है आपका पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाला दो प्रमुख नदी है, एक नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी, है ना। तो देखिए बोला जाता है, क्या बोले आपको, भारत के पश्चिम में ताप्ती नदी से लेकर जो कन्याकुमारी तक जो है सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है ना। कन्याकुमारी कहाँ है, सबसे दक्षिण में, है ना। भारत के दक्षिणतम चोटी में से एक बोला जाता है यहाँ पे, है ना। कन्याकुमारी से थोड़ी दूर पे आपका क्या है, विवेकानंद का जो स्टोन है जिस पे बैठ कर उन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यह 20 से आपका 25 से 50 किलोमीटर तक चौड़ा मैदान का निर्माण करता है। कैसा, 25 से 50 किलोमीटर तक का जो चौड़ा है, जो आपको बताया था ना कि जो समुद्री तटीय क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र है, जो आपका दोनों तरफ आपका मतलब पूर्वी तट पे भी है और पश्चिमी तट पे भी है ना। तो ये कैसा है, 25 से 50 किलोमीटर तक पश्चिमी तट पे, है ना। बहुत ही उपजाऊ होता है, जो अत्यंत ही उपजाऊ है। देखिए पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से कहाँ तक का है, नीलगिरी तक का है ना। यह चक्रवात को भी रोकता है। यह कौन सा काम करता है, चक्रवात को रोकता है। हमेशा देखिए भारत के समुद्र में हमेशा आप देखते होंगे कि यहाँ पे चक्रवात आ जाता है ना। उससे सबसे ज़्यादा भारत का कौन कौन सा राज्य हिट करता है, तो उसको देखिए, या पूर्वी तट पे है जो आंध्र प्रदेश हिट करता है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा हिट करता है ना, और आंध्र प्रदेश भी उसके साथ साथ हिट करता है, मतलब चक्रवात से प्रभावित होता है। और आपका पश्चिम बंगाल भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं हम, है ना, जबकि वो भारत के पूर्वी तट पे है ना। पश्चिमी तट पे तो है नहीं पश्चिम बंगाल, पूर्वी तट पे, लेकिन उसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, कभी सोचें आप। देखिए आपको बताते हैं, क्योंकि जो है ना, भारत जब विभाजित हुआ तो जो बंगाल एक राज्य था, है ना, ब्रिटिशर्स के अंदर। तो जब भारत विभाजित हुआ तो बंगाल को दो हिस्सा में बांटा गया। तो जो भारत का जो बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है वो भारत में है, तो इसलिए उसका नाम पश्चिमी बंगाल बोला गया है ना, पश्चिम बंगाल बोलते हैं। जो पूर्वी हिस्सा वो आपका पाकिस्तान में चला गया, तो उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बन गया, बांग्लादेश के नाम के साथ, है ना, जिसका राजधानी कहाँ है, ढाका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। तो बोला जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, तो नीलगिरी। इसके दक्षिण में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन सा है आपका, पलनी है, अन्नामलाई है और काराडमम है ना। पलनी है आपका, अन्नामलाई है और आपका कार्डमम है ना। पूर्वी घाट जो है अपेक्षाकृत क्या है, कटा फटा ज़्यादा है ना। तो पूर्वी घाट जो है अपेक्षाकृत कटा फटा है, तथा पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली अनेक नदियां इसी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बोला जाता है। दूसरा आपको बताते हैं, देखिए पश्चिमी घाट का ऊंचाई है जो पूर्वी घाट के रिस्पेक्ट में क्या है, ऊंचा है ना। पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से क्या है, नीचे है ना। आपको बताएं कि पूर्वी घाट है जो पश्चिमी घाट से नीचा है, तो देखिए जो जिधर ऊंचा रहेगा तो उधर से ही ना नदी निकलेगा, और जिधर नीचा रहेगा उधर ही नदी गिरेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली है, वो कहाँ जाकर गिरती है, पूर्वी घाट होते हुए जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो रीजन यही कि पूर्वी घाट नीचा है ना। उसके बाद कच्छ के रण के बारे में जानते हैं। देखिए रण वास्तव में समुद्री दलदल है। रण क्या है, समुद्री दलदल है। जो कच्छ का रण जो है में मैंग्रोव वनस्पति है ना, मैंग्रोव ट्रीज पाया जाता है, ठीक है, तथा जंगली गधों के लिए जाना जाता है। तो बोला जाता है भारत का जो कच्छ का रण है वो कहाँ पे है, तो कौन सा राज्य में, गुजरात राज्य का हिस्सा है ना। साथ ही किस लिए जाना जाता है, तो जंगली गधों के लिए जाना जाता है, जहाँ पेट्रोलियम के भंडार भी खोजे गए हैं, है ना। सर क्रिक और कोरी क्रिक इसी क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो बोला जाता है सर क्रिक और कोरी क्रिक है, जो कौन से क्षेत्र में है, आपका कच्छ के रण में ही है। किसके बीच में विवादित
क्षेत्र है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित स्थिति है ना। कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। क्यों घोषित करते भैया? ताकि वहाँ के जो है फ्लोरा और फौना को बचा सके, है ना। वहाँ के जो वनस्पति और जीव जंतु हैं उसको हम लोग प्रोटेक्शन दे सके, है ना, ताकि उनकी जो धरती से विलुप्त होने का जो संभावना है उसको रोका जा सके और ख़त्म किया जा सके, है ना। लूनी नदी इसी रण में विलीन हो जाती है। तो बोला जाता है कच्छ के रण में कौन सा नदी विलीन हो जाती है? तो लूनी नदी, है ना। कच्छ के रण में कौन सा नदी विलीन हो जाता है? तो लूनी नदी। उसके बाद बोलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत, है ना। तो उत्तरी पूर्वी भारत के बारे में जानते हैं। तो देखिए यह सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है ना। तो आपका बोला जाता है, देखिए सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को छोड़कर जो बाकी 7 राज्य हैं उसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो सिक्किम को छोड़कर जो बाकी 7 राज्य हैं उसको किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर। कौन कौन सा है आपका? आसाम है ना, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, आपका मिजोरम है ना। उसके बाद आपका सभी तो बता दिए, है ना। मिस्टेक होगा तो फिर बता देंगे वापस से कभी, है ना। ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। यह क्षेत्र हिमालय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। तो बोला जाता है कि देखिए हिमालय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। कौन? नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, 7 राज्य है ना। इसमें से देखिए एक राज्य हमेशा याद रखेगा, आसाम जो है ना, आसाम भारत नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और इसका सीमा सभी राज्य से मिलता है, सिर्फ आपका सिक्किम को छोड़कर, है ना। सिर्फ किसको? सिक्किम को छोड़कर। देखिए उसके बाद है आपका आच्छादित तथा यहाँ 200 जनजातियाँ लगभग रहते हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है? हिमालय तथा घने जंगल से आच्छादित है तथा लगभग 200 जनजातियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? रिवलेट बोलते हैं ना। जो आपका बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में या उत्तरी पूर्व भारत में जो छोटी छोटी नदियाँ बहती है उसको क्या बोलते हैं? रिवलेट बोलते हैं, जिनसे 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। कितनी? 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की। सोचिए कितना लोगों को लाभ होगा, है ना। उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। देखो पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण क्या है? यहाँ का प्राकृतिक जो छटा है, खूबसूरती है, दृश्य है, उसको आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाइएगा कि ऐसा भी जंगल है, ऐसा भी खूबसूरत धरती है ना। हम लोग भारत को सिर्फ जम्मू कश्मीर को हम लोग किस लिए जानते हैं? कश्मीर को बोला जाता है धरती का स्वर्ग बोला जाता है ना। भारत में धरती का स्वर्ग बोला जाता है ना, या फिर बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। तो वहाँ प्राकृतिक खूबसूरती है, वैसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट भी है जो खूबसूरत है। तो यहाँ पे अगर टूरिज्म को बढ़ावा देगा तो लोगों को नौकरी मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगा तो जीवन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा तो वो लोग टैक्स ज़्यादा देंगे गवर्नमेंट को, है ना। तो टैक्स देंगे तो डेवलपमेंट होगा, तो देश का विकास होगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए पूरा सिस्टम काम करता है। फ्लोरिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन लोगों को भी लाभ हो, उनका जीवन अच्छा हो, जीवन सुधार होगा तो लोगों का जीवन सुधार होगा तो देश का भी जीवन सुधार होगा ना, देश भी और अच्छा होगा हमारा, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो है इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है ना। तो बोला जाता है कि कौन सा राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो है वो आपका शेष भारत से जोड़ता है, किसको? नॉर्थ ईस्ट को, है ना। सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी गलियारे से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है? यह सिल्लीगुड़ी गलियारे से निकलता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है ना। तो चिकन नेक है जो आपको किसको जोड़ता है? बोला जाता है कि चिकन नेक जो सिल्लीगुड़ी गलियारे है उसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। तो चिकन नेक जो है आपको भारत और भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ता है ना, जो आपका उत्तरी पूर्वी भारत है उससे जोड़ता है।